है स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और यू कैन से फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। क्या चीज? फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। क्यों सर, ऐसा क्यों बात करने जा रहे हो? मैंने कहा अगर तुझे पता हो कूलम्स लॉ की जरा मजबूरी को समझ। कूलम्स लॉ आज तक अपने को फोर्स तो बताता था, चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मगर उसकी मजबूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना हो, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना हो Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी हो R, तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होगा। ये बात याद रखना कि जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम चार्जेस का मीडियम क्या मान के चलते हैं, एयर या वैक्यूम। हाँ या ना? जरा लेकिन देखने वाली ये बात है कि दो ही चार्जेस मार्केट के अंदर होने चाहिए। सर मतलब दो ही के लिए निकाल सकते? मैंने कहा हाँ, ये कूलम्स लॉ का क्या है, लिमिटेशन। किसके? कूलम्स लॉ। कूलम्स कूलम्स लॉ का ये लिमिटेशन है। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है कि लिमिटेशन है, याद रखना लिमिटेशन है। वैलिड क्या लिमिटेशन है? वैलिड, हाँ वैलिड, वैलिड फॉर टू चार्जेस, वैलिड फॉर टू चार्जेस ओनली, टू चार्जेस ओनली। याद रख लाला कि अगर मार्केट के अंदर दो चार्ज हैं तो कूलम्स लॉ लगाने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम उनको हवा में रखो, तुम मीडियम में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन फोर्स बता देंगे। लेकिन अपने को कष्ट कब होगा, अपने को प्रॉब्लम कब होगा, जब हमारे मार्केट के अंदर दो से अधिक चार्जेस आ गए हैं। मान ले लाला कि अपने पास एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ऑब्वियसली एक और ले ले भाई साहब, मार्केट के अंदर एक चार्ज यहां पर है और इन सब के ये एक चार्ज यहां भी है। समझ गए ना? एक चार्ज यहां भी है। गॉट माई पॉइंट? अब जब ये सारे चार्जेस बैठे हैं अपने पास, ये सारे चार्जेस बैठे हैं, इसका नाम रहा Q1, इसका नाम रहा Q2, इसका नाम रहा Q3 और इसका नाम रहा Q4। इनमें से एक आध नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, और इसका नाम है Q। अब सोच, अगर मैं बात करूं, मैं सारे को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, कैसा लेके चल रहा हूं? पॉजिटिव। तो क्या इस बड़े Q पर क्या ये Q4 फोर्स नहीं लगा रहा होगा? लगा रहा होगा। क्या ये Q1 नहीं लगा रहा होगा इस Q पर? लगा रहा होगा। क्या Q3 नहीं लगा रहा? लगा रहा होगा। मतलब कि अगर मैं इस पर फोकस करूं तो इस बड़ा Q पर जितने भी दुनिया के अंदर चार्जेस हैं, सब ना सब फोर्स लगा रहे होंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगा रहे होंगे, सब फोर्स लगा रहे होंगे। मगर याद रख, अपन इन सब के कारण किसी बड़े क्यू चार्ज पर अभी फोर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ की कहानी है कि दैट इज वैलिड ओनली फॉर टू चार्जेस। तो अगर अनेक चार्जेस हो और अनेक चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर अपने को फोर्स पता करना हो, तो फिर क्या पढ़ेंगे? फिर अपन पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। क्या चीज भैया? फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। याद रख, अपन क्या पढ़ेंगे? अपन इसी हेडिंग की बात करेंगे। किसकी? फोर्स बिटवीन द फोर्स ड्यू टू द फोर्स। ठीक है, देखना ध्यान से। फोर्स, जरा सुनना, फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। यानी किसी एक चार्ज पर अनेक चार्ज के कारण, किसी एक चार्ज पर अनेक चार्ज के कारण कितना फोर्स होगा, ये अब अपन लोग जानेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अब अपन लोग जानेंगे। सर हाँ ठीक है। मैंने कहा इसको मैं तुम्हें बताऊं कि इससे पहले मैं कुछ कहानी बताऊंगा। क्या कहानी बताऊंगा? मैंने कहा देख, याद रख, थोड़ी सी बात मैं तेरे को बताना चाह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक आदमी खड़ा है अपना मस्त वाला, सही बात है, ये आदमी खड़ा है और इसको बहुत सारे ऐसे आदमी घेरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी इसके आसपास। सोच, बहुत सारे ऐसे आदमी घेरे हुए हैं, सही बात है। ये सारे आदमी इस आदमी से आए झगड़ा करने। अब सोच, अगर पहले ये दोनों सिंगल होते, कौन दोनों होते? यही दोनों अगर होते, तो भाई साहब ये इन दोनों से कंपटीशन करता, एम वाला इसको कुछ ना कुछ मारता। लेकिन सोच, अगर ये 1 2 3 4 सारे जो डंडे जैसे आदमी आए हैं, अगर इस एम की धुलाई करना शुरू कर देंगे, तो क्या
इस आदमी के द्वारा चलाया गया पंच कम होने लगेगा। सर ये समझे नहीं, मैंने कहा अगर ये एम इस आदमी को अभी मार रहा होगा और ये आदमी इस एम को मार रहा होगा, तो अभी मान ले इसने 10 मारा तो वो भी 8-10 वो भी मारेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर इसने अपनी सेना बुला ली, 3-4 बुला लिए, तो याद रख अब ये अगर 10 मारता पहले, अब 10 मार नहीं पाएगा, अब तो कुटा जाएगा। इसका मतलब अब इस आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स, या फिर याद रखना इस आदमी पर लगने वाला जो सबके कारण फोर्स है वो अलग हो गया, और इस आदमी के द्वारा लगाए गए फोर्स जो अलग अलग आदमी पर है वो भी बदल गया। सर समझे नहीं, मैंने कहा याद रखना अगर मैं इसका नाम एम रख लूं और इसका नाम एन रख लूं, तो याद रख जब एम और एन सिंगल थे, जब एम और एन क्या थे, सिंगल सिंगल सिंगल, तो कितने घूसे पड़े, 8-8 उसने मारा। 8 किसने मारा, एम ने एन को मारा। लेकिन अगर एम और एन के साथ और भी चीजें हैं, मतलब उनकी लश्कर है, तो याद रखना अब क्या है, विथ ग्रुप। कौन है विथ ग्रुप, याद रख कौन विथ ग्रुप है, अब है एन विथ ग्रुप, एन विथ ग्रुप। अच्छा सर ग्रुप में होगा तो क्या होगा, तुम जान ही रहे हो, एम धुला जाएगा, तो अब एम का घूसा जो होगा वो 8 नहीं मार पाएगा, वो कम मारेगा, और एन जो है वो ऑब्वियसली आज ज्यादा मार पाएगा। यानी कि आज जो है नंबर ऑफ घूसा क्या होगा, लेस देन इट। नंबर ऑफ घूसा क्या होगा, हाँ याद रखना लेस देन इट। व्हाट माय पॉइंट, लेस देन इट। इसका मतलब क्या है, इस आदमी के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी दूसरे आदमियों के आने पर इफेक्ट हुआ, इस आदमी पर लगने वाला फोर्स दूसरे आदमियों के आने पर इफेक्टेड हुआ। अगर इसी की जगह मैं एक और एग्जांपल ले लूं, लाला एक और एग्जांपल ले लूं, तुम जरा ध्यान से देखो, ये कौन है, तुम समझ पा रहे हो। सर हम तो समझ रहे हैं अपनी माता जी हैं अर्थ, ये कौन है, अपनी धरती माता, समझ रहे हो, ये अपनी कौन है, धरती माता। यहां पर अगर मैंने कहा भैया याद रखना इसका मास m है, तो इस पर माता जी कितना फोर्स लगाएंगी, तुम लिखोगे mg। अच्छा भाई साहब, मैंने कहा एक और ब्लॉक ले आए 2m मास का, अब बताओ कितना फोर्स, कहले भाई साहब इस पे भी 2mg लगाएंगी और इस पे तो mg लगेगा ही। इसका मतलब ये आज इस पर जो ये फोर्स लगा रहा था वो बदल गया जब इसकी सेना आ गई, इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स बदल गया जब उसकी लश्कर आ गई, हाँ या ना। लेकिन अर्थ जो है इतनी शानदार चीज है कि तुमने 1 रखा उस पर भी mg, 2 रखा उस पर भी mg, और उसके रखने से इस पर लगने वाले फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। जरा सोच के देख, अगर ये नहीं था तब भी इस पर कितना था, mg, ये आया है तब भी इस पर कितना है, mg। यानी कि अगर तुम्हें जीवन में कहीं ऐसा दिख जाए लाला, कोई फोर्स ऐसा दिख जाए जो किसी दूसरे फोर्स के प्रेजेंस या अब्सेंस पर डिपेंड ना करे, तो वो फोर्सेस क्या फॉलो करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ क्या कहना चाह रहे हो सर, समझाता हूं। इफ एनी फोर्स डज नॉट if any force doesn't depends on the presence or absence presence or absence of the other body याद रखना, अगर याद रख किसी एक बॉडी के द्वारा एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स दूसरी बॉडी के प्रेजेंस और अब्सेंस पे डिपेंड ना करे, then such forces follows superposition प्रिंसिपल। ये क्या, अब ये सर इसका मतलब ये भी हमने जाना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो फोर्सेस फॉलो करते हैं जो कि किसी बॉडी के प्रेजेंस या एब्सेंस पर कोई फोर्स ना डिपेंड करे, तो पक्का वो फोर्स क्या फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट सर एक डाउट है कि यही क्या है, अभी को तो अपने यही नहीं पता। मैंने कहा हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, जरा ये बात को समझो। ये कहता है कि मान ली कोई बॉडी है,
इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3। मान ले इधर लग रहा है F3, हाँ या ना। अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो अगर ये फोर्सेस क्या फॉलो कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इस बॉडी पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस, दैट इज नथिंग बट F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यानी कि अगर कोई फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, मतलब किसी दूसरे फोर्स के प्रेजेंस या एब्सेंस, किसी दूसरे बॉडी के प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो पक्का वो फोर्सेस क्या फॉलो करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर कोई फोर्स फॉलो कर रहा है तो उस बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, बोल जल्दी से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान से अच्छों को ये पॉइंट सब तुमको पढ़ा देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होते हैं, नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे अलग अलग चार्जेस के कारण ये लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है, सब पढ़ा देंगे, हर किताब में लिखा है। मगर कोई ये नहीं पढ़ाता क्यों, आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। क्यों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, आ देख मैंने लास्ट टर्म पे तेरे को बताया है। लास्ट टर्म पे क्या बताया है जरा समझ, कि अगर मान ली ये Q4 है, ये अपना कौन है, Q4। अच्छा भैया, अच्छा जरा सुनना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहूंगा इसको। हाँ तुम हटो यहां से, हाँ तुम हट गए, ठीक है। अभी सुनना, अगर ये यहां पर है कोई, हाँ यहां पर है, ये कौन है अपना Q1, ये कौन है Q1, ये अपना Q1 है। तो अगर कोई फोर्स अपने पास मार्केट के अंदर ऐसा है कि भाई साहब देख, इस Q पर ये Q4 भी लगाएगा और इस बड़े Q पर Q1 भी लगाएगा, और अगर इस Q2 पर, इस बड़े Q पर Q2 भी लगा रहा होगा और इस बड़े Q पर Q3 भी लगा रहा होगा, ये सारे फोर्सेस लगा रहे होंगे। मगर तुझे एक बात पता है कि दो चार्जेस का जो इंटरेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दुनिया की हर चीज से, किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता, ना किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा, ना उसके एब्सेंस पे डिपेंड करेगा, ना मीडियम पे डिपेंड करेगा, किसी चीज पे नहीं डिपेंड करेगा। अगर ऐसा है तो पक्का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद रख, ये बात लिख, सिंस क्या लिखने वाली बात आई है, बक हट 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 हट, ध्यान से, चल 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 चल, गया, हाँ और तुम भी चलो ना, रुकी गए हो, जाओ, हाँ सिंस च्यूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स doesn't depends on anything. Electrostatic force between the two charges doesn't depends on anything like presence or absence of any charge। यानी याद रख, सिंस Fe बिटवीन द टू चार्जेस, ये लिख ले, बिटवीन द टू चार्जेस। याद रख, चूंकि हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इंटरेक्शन है वो दुनिया की हर चीज से इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने क्या लिखा, सिंस electrostatic force between the two charges doesn't depends on anything like presence or absence of any other charges, hence electrostatic forces follows, क्या फॉलो करेंगे, बोल जल्दी से, क्या फॉलो करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा बेटे, इसलिए ये फॉलो करते हैं सर, इसलिए मतलब क्या फॉलो करें, मैंने कहा सुनना, ये क्या होगा, याद रख सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, मेरी बात को सुन। ये कह रहा है कि भैया देखो, ये जो Q1 के कारण बड़े Q पर फोर्स है ये इधर होगा, ये क्या लिखा जाएगा, जो भी लिखा जाएगा अभी बता रहा हूं। जो Q4 के कारण होगा वो इधर होगा, हाँ या ना, और जो Q2 के कारण होगा
वो इधर कहीं होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा भाई साहब, और जो Q3 के कारण होगा वो इधर कहीं होगा। बोल क्लियर एकदम। ये क्या है जरा सुनना ध्यान से, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बड़ा Q ड्यू टू द Q1, आई एम डिनोटिंग दिस F1। ये क्या है? फोर्स ऑन बड़ा Q, फोर्स ऑन बड़ा Q ड्यू टू द Q4, आई एम डिनोटिंग दिस एज अ Q4। हाँ है ना? अच्छा, किसी को लग रहा है कि साहब साहब अगर मान लो कोई एक नेगेटिव होता तो, मैंने कहा ले नेगेटिव ले ले तू खुश हो जा। अगर अगर मान ले मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूं, किसको नेगेटिव ले रहा हूं? अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं तो सर बात ही खत्म। इसको नेगेटिव ले लोगे तो अट्रैक्शन का होगा और इधर आएगा। बोल सही है। आई एम डिनोटिंग दिस ऐसा, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं F2 से। बोल क्लियर एकदम। और ये कौन होगा? ये होगा F3। चूंकि ये सारे दो दो चार्जेस के जो फोर्सेस होंगे ये इंडिपेंडेंट होंगे दुनिया की हर चीज से, दुनिया की हर चीज से। तो इस क्यू पर जो नेट फोर्स होगा, दैट मींस नेट फोर्स ऑन बड़ा क्यू is nothing but the vector sum of all the forces in applied by the individual charges। मतलब Q1 और Q2 Q3 Q4 के कारण जो अलग अलग चार्जेस के कारण बड़ा Q पर फोर्स लग रहा है उन सबका क्या होगा? वेक्टर सम। यानी कि दैट इज नथिंग बट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस प्लस हाँ प्लस ठीक है, प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। अगर ये तो 4 है, अगर 4 से ज्यादा होते गुरु तो मैंने कहा करना ही क्या था रे लाला, अपने को करना ही क्या है? अगर 4 से ज्यादा n हो तो Fn। यही तो है कि साहब हर एक का फोर्स कभी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जो नेट होगा वो इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब अलग किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग चार्जेस के कारण लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होंगे इस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स के। लेट मी रिपीट वन सेकेंड। किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होगा इन सब चार्जेस, अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ना समझ पाए? लिखता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉलो करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो आई कैन राइट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग on any charge, acting on any charge, on any charge is vector sum of all the forces applied। क्या चीज भैया? applied by the individual charges, individual चार्जेस। याद रखिए कि जो नेट फोर्स किसी भी एक चार्ज पर होगा, अगर मैं बात करूं Q3 पर तो इन चार Q3 पर होगा Q1 Q2 और Q4 और बड़ा Q के कारण। हाँ या ना? अगर मैं बात करूं Q1 पर तो Q2 Q3 Q4 और बड़े Q के कारण। ये चारों लगा रहेंगे उस पे तो कितना होगा उस पर नेट? इन चारों के अलग अलग जितने भी फोर्स लगाएंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। बोल क्लियर एकदम। समझ आया सर? नहीं समझ आया? मैंने कहा देख लाला, देख एग्जाम्पल लेता हूं मैंने कहा देखो लाला, देखो अपने पास मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल के लिए बड़ा छोटे से बात करेंगे। देखो समझ रहे हो कैसा ट्रेनिंग है? हाँ समझ रहे हो मैं क्या ले रहा हूं? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल के अंदर एक खास बात यह है, कि इसके 3 कॉर्नर हैं। कितने हैं? 3 कॉर्नर हैं और इन तीनों कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं? चार्जेस। एक सारे पे क्यू चार्ज रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? क्यू चार्ज। जरा देख ध्यान से क्या रखे हुए हैं। इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू और इस पे भी क्यू। और ये ट्रायंगल कैसा है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। साइड लेंथ कितनी है लाला? ए। अगर ये साइड ए तो ये भी कितनी? ए। तो ये भी कितनी? ए। अब तुमसे पूछ रहा है, अगर मैं इसका नाम रख दूं 1 नंबर, इसका नाम रख दूं 2 नंबर, इसका नाम रख दूं 3 नंबर, ये नंबर छोड़, ले नंबर छोड़, थोड़ा सा और ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूं। हाँ देख ध्यान से, अगर मैं इसको माइनस ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? माइनस। और तुमसे सवाल पूछा है, फाइंड द फाइंड द फोर्स फाइंड द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। अब तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी कौन से फोर्स की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, तेरे सिस्टम पर सिर्फ 4 चार्ज प्रेजेंट है, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो? यस और नो? अच्छा, कितने चार्ज हैं? टोटल 3 है। लग किस पे रहा है? माइनस क्यू पर। किसके किसके कारण? क्यू और क्यू के कारण, मतलब इस पर ये दोनों लगाएंगे। कोई कभी खुद पर फोर्स लगाता नहीं है, तो इस पर कितने चार्ज लगाएंगे? 2 चार्जेस फोर्स लगाएंगे। हाँ या ना? सर 2 चार्ज लगाएंगे, ये बात तो मेरे को क्लियर है। तो सर नेट फोर्स, ये बात क्या कर रहा है? फाइंड द फोर्स। वो फोर्स कह रहा है, उसका मतलब है नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो तुम्हें पता है इस क्यू पर ये लगा रहा होगा और इस क्यू पर ये लगा रहा होगा। हाँ या ना? अब जरा सुन, इस क्यू पर जो ये लगाएगा क्यू, ये किधर लगाएगा फोर्स? क्या एकदम ही इधर लगाएगा? हाँ या ना? ऑलमोस्ट एकदम अलोंग द लाइन जो है। क्या इस माइनस क्यू पर ये फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, क्योंकि अपोलान लाइक चार्जेस हैं? क्या लगभग लगभग इधर लगाएगा? बोल हाँ या ना? ये होगा, ये कहाँ होगा? ये होगा। अगर सोच के देख, अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं और इसको अब 3 नंबर दे दूं, तो ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। बोल क्लियर एकदम? तो नेट फोर्स क्या लिखेगा तू इस पे? नेट फोर्स जो लिखेगा वो लिखेगा, नेट फोर्स इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। दीज टू फोर्स मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्ज। लेट मी रिपीट, किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब इसने इस पर जितना लगाया उस फोर्स का वेक्टर, और इस चार्ज ने इस पर जितना लगाया उसका वेक्टर सम लेना है। दैट मीन नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू इज नथिंग बट द, याद रखना, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू द 1, इसका वेक्टर याद रखना, वेक्टर सम लेना है। फोर्स ऑन द 3 अप्लाइड बाय 2, इन दोनों का वेक्टर सम लेना है। अच्छा भैया, वेक्टर सम मैंने कहा। अब सोच के देख, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है, और मुझे चाहिए क्या? मुझे इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे को चाहिए। अब कैसे निकालूं? मैंने कहा देखो, इसके और इसके कारण जो फोर्स लिखेगा उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 कितना Q, Q2 कितना Q, याद रखना। तुम कहोगे माइनस क्यू, नहीं, फोर्स का जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो साइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखोगे क्या? के क्यू इंटू क्यू बाई ये ए स्क्वायर। बोल हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसके कारण यहां पर क्या लिखेगा? अगर F32 की मैं बात करूं तो ये भी लिखेगा के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। हाँ या ना? इट इज अगेन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे बाप रे, तो दोनों बराबर हो गए। मैंने कहा अच्छा, दोनों वेक्टर के मैं ये जो फोर्सेस आए देखो सेम लग रहा है। अच्छा, अब सोच, इन दोनों का सम लेना है, तो दो वेक्टर अगर मेरे को पता है और उनके बीच का क्या पता है? एंगल। उनके बीच का क्या पता है? एंगल। कैसे पता है? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो दो वेक्टर अगर दिए हों तो उनका जो रिजल्टेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अरे रिजल्ट अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यस और नो? समझ के देख, यस और नो? अच्छा भैया बढ़िया, सोच के देख। अगर मैं लिखूं तो ये नेट रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट है नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो भैया मैं लिखूंगा पहला ए। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इतने को पी। क्या नाम दे दूं? पी। तो ये भी क्या बन जाएगा? इतना पी बन जाएगा। बोल हाँ या ना? तो मैं लिखूंगा
पी स्क्वायर, क्योंकि पहले वेक्टर का स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पहला एंड दूसरा। समझ रही हो? ना हो पाएगा? ठीक है, दिल ने ये कहा है, दिल से सुन लियो, मेरी जान मेरे दिल भर, सुन लियो। हाँ ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ही कहाँ ले आवा सर, पता नहीं कहाँ से पी स्क्वायर, अरे माना हूँ जाना नहीं हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी इंटू कॉस 60 तो मैं पता है cos 60 कितना होता है 1/2, और इस 2 ने इस 2 की ले ली तो तुम्हें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पी इंटू पी स्क्वायर, तो एफ नेट जो मिलेगा, जो एफ नेट मिलेगा वो मिलेगा √3p²। समझ रहे हो बात को? अब तुम्हें पता है रूट स्क्वायर की ले लेता है और बाहर निकालेगा तो एफ नेट जो आएगा आंटी, एफ नेट आएगा √3p। अच्छा भाई साहब, लेकिन p कौन है? ओ यही तो तुम्हें जानना था, अभी p माना है, जानने के लिए देखो p की वैल्यू है kq²/a²। क्या समझ पाए? क्या सीखने को मिला कि किसी एक चार्ज पे फोर्स लिखना है कई चार्जेस के कारण, तो अलग अलग चार्जेस के कारण फोर्स लिख और उनका फाइनल क्या ले ले, वेक्टर सम ले ले, वही आ जाएगा कि उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स। हाँ है ना? उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल ले, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकाल ले। मेरे को कोई डायरेक्शन पूछता, दो वेक्टर इक्वल है तो उनका हमेशा मैं रटाता नहीं समझाता हूँ, दो वेक्टर के बीच में लगने वाला जो फोर्स, दो वेक्टर के जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच में कहीं होता है, अगर लेकिन वो बराबर है तो उनके बीचों बीच में होता है। कहाँ होता है? बीचों बीच। हाँ बीचों बीच, याद रखना, एक लाइन ऐसी गुजरेगी, ये होगी रिजल्टेंट वेक्टर। चुप है, हट हट। हाँ ठीक है, तुम जाओ, चल गए, ठीक है, ये होगी रिजल्टेंट नेट वेक्टर, ये होगी नेट वेक्टर। यहां से कितना एंगल बना रहा होगा? 30 डिग्री इस साइड से बनाते हुए रिजल्टेंट जाएगा, क्यों दो वेक्टर बराबर है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच में जाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा अंकल? देख लो, चिंता की कोई बात ना, ना हो ही नहीं सकती। सही लग रहा है? एक और कर लें। तुम्हें करके एक घर के लिए देते हैं सर, यही तो हमसे हो ना पाई, मैंने कहा करके देख लो। ये होमवर्क ले, ये पुनः इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए, लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, सारे चार्जेस कैसे ले ले, बराबर ले ले, क्यू के बराबर ले ले। कैसा ले ले? बराबर ले ले, सारे चार्जेस बराबर ले ले, और इसमें कोई भी नेगेटिव मत ले, सारे कैसे ले ले लाला? पॉजिटिव। तो फाइंड द, इसको मैं 1 नंबर नाम दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं, इसको 3 नंबर दे दूं, और मैं तेरे से पूछूं फाइंड द नेट फोर्स, वो नेट नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, ले खुश रहे, मैं काट दे रहा हूं। फाइंड द, ले तू भी चल, हाँ, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट वन प्लेस। समझ गए? एक तो अच्छा सर, बस ये एग्जांपल मैंने कहा हाँ घर के लिए करना, और सुन अगला मैं कराता हूँ, एक और कर ले बढ़िया बेसिक सा एक एग्जांपल है, हर जगह किताबों में दिया रहता है, मैं भी दे देता हूँ, देखो ध्यान से। हाँ समझ रहे हो? देखो ध्यान से, मैंने कहा ये अपने पास मार्केट के अंदर एक सवाल है, और एक सवाल है कि यही जवाब है। देखो ध्यान से, इसके कोना पे, इसके हर कोना पे चार्ज रखा हुआ है, ये खतरनाक चार्ज। अब भाई साहब मजाक चल दिया है क्या? ला है, समझ रहे हो? ठीक है, कोई चिंता की बात ना है। मैंने इसको नाम दिया है, हाँ मैंने गलत काम किया है, मैंने इसको नाम दिया है 1, इसको नाम 2, इसको नाम 3, और इसको नाम 4, और सबके मैग्नीट्यूड है बराबर, क्यू और क्यू। बोलो क्लियर एकदम? चारों मैंने ले लिया है। अब तुमसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स। जब वो फोर्स बोले तुम समझ लो अंकल नेट फोर्स की बात कर रहा है। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट प्लेस 3। कहां पर हो भैया? जो 3 पर। ओ इस पर। मैंने कहा हाँ। अब सोच के देख, अगर ये कौन है? ये अपना चचा कौन है? स्क्वायर। कौन है अपना? स्क्वायर। समझ गए? ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है? ए, तो भैया मुझे इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। अब देख,
अगर इसको कंसीडर कर तो इस पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, 1 भी लगा रहा होगा, 2 भी लगा रहा होगा और 4 भी लगा रहा होगा। तो नेट फोर्स जो 3 पर लिखेगा, क्या लिखेगा लाला, नेट फोर्स 3 पर, तू लिखेगा नेट फोर्स ऑन 3, एफ नेट ऑन 3, इट इज नथिंग बट फोर्स, नेट फोर्स जो लिखेगा इट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय द दीज 3 चार्जेस, यस और नो। यानी कि मैं नेट फोर्स जो 3 पर लिखूंगा इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। बोल क्लियर, क्या यही तीनों लगा रहे हो? यस सर, यही तीनों, इन्हीं का वेक्टर सम चाहिए और वेक्टर सम निकाल के क्या मुझे मैग्नीट्यूड बताना है? यस बताना है। अब सोच के देख, अलग अलग, इसका मतलब अलग अलग चार्जेस का मैं फोर्स निकालू और उनको वेक्टरली क्या कर दू लाला, ऐड कर दू। ओ यही करना, मैंने कहा हाँ आओ करते हैं सब मिलके, आओ मिलके करेंगे, सफेद ही लगाएंगे। देख ध्यान से, तुम, अबे तुम, हाँ ठीक है, क्या ये 2 वाला इसको इधर ढकेलेगा? रिपल्शन क्यों, सारे पॉजिटिव है, दिख नहीं रहा, सब जब कोई साइन ना हो तो प्लस होता है। अच्छा ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, बोल क्लियर एकदम, हाँ ठीक है, लगभग लगभग ठीक। और ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा ये अलोंग दिस लाइन, यस यस, अलोंग दिस लाइन ये वाला धकेल रहा होगा, ये वाला धकेल रहा होगा अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन लगभग कुछ ऐसा। बोल क्लियर एकदम, सही बात है, सही बात है सर, सही बात है। मैंने कहा हाँ सही बात है। ये क्या होंगे जरा मैं नामकरण करने दो। ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्या यही तीनों ये सारे वेक्टर्स हैं? मैंने कहा यही सारे वेक्टर्स हैं। अब सोच के देख मेरी बात, ये स्क्वायर है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो तू लिखेगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है बेटा, क्या लिखेगा के क्यू वन क्यू टू दैट मींस के क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन। देख अगर ये ए तो ये भी है, तो ये भी है तो वो भी है, क्यों बे स्क्वायर है, स्क्वायर है ना लाला स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। अगर तू इसको लिखना चाहेगा तो इसको मैं लिखा दूंगा, फिर लिखेगा के दिस इनटू दिस दैट मींस के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन, अब स्क्वायर है अगर वो ए तो ये भी ए, याद रखना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सर इसके बारे में क्या बोलोगे? मैंने कहा इसके बारे में बोलना ही क्या है, ये तो बड़ा शानदार आदमी है। देख अगर कोई स्क्वायर है तो उसकी जो डायगोनल की लेंथ होती है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ होती है, √2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ। आपको कैसे पता? हमारे यहाँ होता है, अरे इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ होता है। तो ये कितना लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई √2a का होल स्क्वायर। सेपरेशन देख, सेपरेशन देख, तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। बोल क्लियर एकदम, समझ आया? अब सर इन दोनों का सम लेना है। मैंने कहा देखो सम लेने के लिए दो तरीके, एक तो रेजोल्यूशन, एक ना रेजोल्यूशन करो। तो एक ट्रिक अभी मास्टर ने तेरे को बताई है कि अगर मान ले लाला, अगर मान ले कि अपने पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, याद रख दो वेक्टर हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट अगर मान ले इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका भी ए है, ए छोड़ एक्स मान ले, तो साले ए मिक्सअप हो जाएगा। अगर मान ले इनका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है लाला एक्स और इसका भी एक्स, मतलब दो वेक्टर ऐसे हैं जो कि कैसे हैं बाबू, उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा, जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने से आएगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने से आएगा और उनके बीच में कहीं आएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो एकदम बीचों बीच, दोनों बराबर है तो कैसे, एकदम बीचों बीच में आएगा, एकदम बीचों बीच। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, आओ गलत बात, ठीक है, यहाँ देखना देखना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 90, तो रिजल्टेंट कितने पे जाएगा 45 पे। उसी तरह इसका और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो अगेन कहां जाएगा, जरा सोच के देख कहां जाएगा, इसी लाइन पर जाएगा। मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर, समझ आ रहा है कि देख इसी लाइन के अलोंग एकदम बीचों बीच कितने एंगल पे 45। अबे तेरी तो ठीक, ले ले, हाँ ध्यान सुन कितने एंगल पे आएगा जरा सोच के देख, ये आएगा 45 के एंगल पे। कितना आएगा याद रखना, √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनीवन, √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनीवन इनटू साइन थीटा, ठीक है, टोटल एंगल बाय 2, ठीक है, मतलब कुल मिला के √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनीवन इनटू साइन
टोटल एंगल बाई 2। ठीक है, मतलब रूट टू अगर 90 एंगल तो कितना आ जाएगा साइन 90, हाँ साइन 90 बाई 2, साइन 90 बाई 2 ऐसा कुछ आएगा। जरा बात को सुन, हाँ ठीक है मेरी बात सुन, रूट नहीं 2 आएगा, कितना आएगा, ये 2 होता है, रूट 2 नहीं होता, ये कितना होता है 2, कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनीवन इनटू साइन थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा रूट 2x, कितना आ जाएगा लाला रूट 2x। तो यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा रूट 2k² बाई a स्क्वायर। अब जरा देख, ये और ये कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, कैसे हैं सेम डायरेक्शन में, कैसे है लाला सेम डायरेक्शन में। और तुझे पता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, मतलब जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेगा दैट इज नथिंग बट रूट 2k² बाई a स्क्वायर प्लस 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 k² बाई 2a स्क्वायर। कुछ कुछ कॉमन दिख रहा, हाँ सर कॉमन दिख रही है, मैं लिखूंगा कि नेट फोर्स का जो आंसर आने वाला है उसमें k² बाई a स्क्वायर कॉमन दिखने वाला है, और यहाँ बचेगा रूट 2, यहाँ बचेगा 1/2, और मैं जैसे एलसीएम फेल्सियम लूंगा मुझे दिखेगा कि भैया मैं इधर मिल रहा है k² बाई a स्क्वायर, और यहाँ मिला 2√2 + 1/2। मतलब सर मुद्दे की बात कि नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा k² बाई a स्क्वायर अपॉन 2√2 + 1/2। क्या यही आया, देख ध्यान से, देख 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 देख, क्या यही आया, अरे हाँ या ना यही आया, समझ आया क्या, हाँ समझ आया क्या, समझ आया। देख इस तरह से इस तरह से फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस निकालते हैं। इसको बहुत सारे लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नाम से पढ़ाते। देख देख कहाँ भाग गए तुम लोग, ओ तुम तो मिट गए क्या, ठीक है कोई बात नहीं, और कहाँ हो तुम, चलो तुम कहाँ हो, ठीक है ये सब रहे अपने, ये सब ये देख रहे हो, ओह तुम सब उधर हो, इधर आओ। तो ये इस तरह से चीजें अपनी होती हैं, इस तरह से अपन लोगों ने सारी चीजें देखी हैं। अब ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखना, और प्लीज यार एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा तुम चीजों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा, सो दैट यार मैं मेहनत जो कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट मिले। जब तक मेरा पढ़ाया हुआ अगर लोग पढ़ नहीं रहे, तुम देख नहीं रहे, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, इस बात को समझ, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। अगर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं, देख अगर कोई सजेशन हो ऑब्वियसली यार कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इन्फॉर्म करो, आई विल इंप्रूव ऑल द थिंग। देख मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बेस्ट कंटेंट दूं तेरे को, याद रख बोर्ड पे फोकस भी करना है, तेरे को नॉलेज फैक्टर भी इंप्रूव कराना है, तो सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो एटलीस्ट मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज अगर कोई कमी लग रही है तो आप सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, मेक श्योर कि मैं उसको इंप्रूव करूंगा। और हाँ प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट तुम तो फायदा ले ही रहे हो और भी तुम्हारे जो साथी हैं वो इसका फायदा उठा सके। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं, माइंड दैट, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, गुड नाइट, थैंक यू।